नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। और जैसे जैसे लोकसभा चुनावों की आहट करीब आ रही है, मतदान के दिन करीब आ रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने मोर्चे संभाल रही हैं। लेकिन दो बड़े मोर्चे जो बने हैं, उसमें एक तरफ एनडीए है जिसको 400 पार का नारा पीएम ने दिया है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन अब सीट शेयरिंग के जरिए अस्तित्व में वाकई उभरकर जमीन पर उतरती हुई दिख रही है। नाना करते करते गठबंधन में सीट शेयरिंग हो ही गई, यानी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने 80 सीटों पर समझौता कर लिया है। 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और 63 पर समाजवादी पार्टी। लेकिन क्या है जीत के चांसेस, कैसे रहे दावे इन दोनों के, आइए आपको अपनी छोटी सी रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत। ये यूपी की सियासत है जो तय करती है कि दिल्ली में सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठेगा। बीजेपी ने केंद्र में 400 पार का टारगेट रखा है, तो वहीं यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत का रोड मैप तैयार कर रही है। उधर बिखरते इंडिया गठबंधन में यूपी से निकले पहले सीट शेयरिंग के फॉर्मूले ने गठबंधन में जान डाल दी, जिसका दम अब राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में आगे दिखने वाला है। सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में चली आ रही खींचतान में पहला विराम यूपी में लगा, जहां अखिलेश यादव की प्रेशर पॉलिटिक्स काम आई। अखिलेश ने साफ कर दिया था कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वो तभी शामिल होंगे जब सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा, जिसके बाद प्रियंका ने अखिलेश से फोन पर बात करके इस खींचतान को खत्म किया। अब अखिलेश यादव को 63 सीटें दी गई हैं, जहां उन्हें छोटे दलों को शामिल करने की जिम्मेदारी भी है। जिन सहयोगी दलों को लेकर बातचीत हो रही है, उनमें पहला नाम आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद का है, जिनके इंडिया गठबंधन की ओर नगीना सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। ये सीट एससी की रिजर्व सीट है और यहां से मौजूदा वक्त में बीएसपी का सांसद है। इस सीट पर करीब 50% मुस्लिम हैं, जबकि 22% दलित वोटर हैं, जिनका साथ आना सीट का नतीजा तय करता है। हालांकि सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद आज तक से बातचीत में चंद्रशेखर ने कहा था कि अब तक उन्हें किसी ने संपर्क नहीं किया है। इसके अलावा अपना दल कमेरवादी की पल्लवी पटेल को मनाने में भी एसपी कामयाब होती नजर आ रही है। सीट शेयरिंग के बाद पल्लवी पटेल की नाराजगी भी दूर हो गई है। सूत्रों की माने तो पल्लवी पटेल से अखिलेश यादव की राज्यसभा की एक सीट पर वोट के साथ साथ लोकसभा की भी एक सीट पर बातचीत चल रही है। अब सवाल यह है कि क्या पल्लवी पटेल मिर्जापुर की सीट से चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि इस सीट से उनकी बहन अनुप्रिया पटेल सांसद हैं। वहीं राज्यसभा के खेल के लिए राजा भैया पर भी इस वक्त दोनों पार्टियां डोरे डाल रही हैं। 2 दिन पहले एसपी अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने राजा भैया से मुलाकात की, जिसके बाद फोन पर अखिलेश यादव की राजा भैया से बात भी कराई गई। इसके अगले दिन यूपी के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और योगी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौड़ राजा भैया से मुलाकात करने पहुंचे। हालांकि राजा भैया ने अखिलेश को समर्थन देने की बात करी है, जबकि अखिलेश यादव से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने पुरानी दुश्मनी को भूलने के संकेत दिए। देखिए, जो आना चाहे स्वागत है सबका, क्योंकि बीजेपी ने सबको वादा किया मंत्री बनाने का। जितने गठबंधन दल है उन सबको बीजेपी ने कहा है कि आपके 2-2 मंत्री बनेंगे। अब बताइए कैसे मंत्री बनेंगे सब? तो जो मंत्री नहीं बनेंगे वो नाराज होंगे, उन सबका सहयोग समाजवादी पार्टी लेगी। उधर यूपी के दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्ष की इस सांठगांठ पर तंज किया। हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। बहरहाल यूपी की सियासत इस वक्त दिलचस्प हो गई है, क्योंकि बीजेपी का टारगेट क्लीन स्वीप का है, तो वहीं विपक्ष जाति समीकरण बनाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। आज तक ब्यूरो। तो आज उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के हम करेंगे एनालिसिस और ये समझाने की कोशिश करेंगे कि जो 17 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी है समाजवादी पार्टी ने, उनमें से जीतने की क्षमता किन सीटों पर किसकी ज्यादा है, वहीं दूसरी तरफ जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी उतरेगी उसकी क्षमता कितनी है। बीएसपी चुनावी मैदान में देखिए सभी सीटों पर रह सकती है, ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय तो होना ही होना है, लेकिन फिर भी विनिंग परसेंटेज में अगर हम देखें
तो 19 के मुकाबले इस बार परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है, ये सब आपको आंकड़ों के नजरिए से हम बताएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि आपका परिचय उनसे कराएं, आइए करते हैं आपके सामने आंकड़ों की बौछार और बताते हैं जिन 17 सीटों पर इस बार कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की तरफ से उत्तर प्रदेश में उतरने वाली है, कौन सी है वो सीटें। 2019 के चुनाव में किसको वहां पर मिली थी जीत और कौन कहा रहा था दूसरे नंबर पर। तो 2019 में कांग्रेस पार्टी को सिर्फ एक सीट रायबरेली की सीट में जीत मिली थी और वो रायबरेली एक बार फिर से उनकी झोली में आई है। लेकिन 19 लोकसभा चुनाव में सबसे पहले बात सहारनपुर की, जहां पर बीएसपी की जीत हुई थी, नंबर 2 की पार्टी बीजेपी रही थी। दूसरी सीट जिस पर कांग्रेस लड़ेगी अमरोहा, बीएसपी जीती थी, बीजेपी नंबर 2 पर रही थी। गाजियाबाद जिसको बीजेपी जीती थी, एसपी नंबर 2 पर रही थी। बुलंदशहर बीजेपी जीती थी, बीएसपी नंबर 2 पर। मथुरा बीजेपी जीती थी, आरएलडी नंबर 2 पर। फतेहपुर सीकरी बीजेपी जीती थी, कांग्रेस नंबर 2 पर। तो एक सीट तो आ गई जिस पर कांग्रेस नंबर 2 पर थी, फतेहपुर सीकरी, ये सीट उनकी झोली में गई है। क्या इस बार वो उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी को वहां से? अगली सीट सीतापुर पर आई है, बीजेपी जीती थी, बीएसपी नंबर 2 पर थी। रायबरेली जहां कांग्रेस जीती थी और बीजेपी नंबर 2 पर रही थी। अमेठी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था और बीजेपी नंबर 1 पर और कांग्रेस नंबर 2 पर रही थी। तो दूसरी सीट जहां कांग्रेस नंबर 2 पर थी। तीसरी कानपुर, लेकिन जीत बीजेपी को मिली थी। झांसी बीजेपी जीती, एसपी नंबर 2 पर। प्रयागराज बीजेपी जीती, एसपी नंबर 2 पर। बीजेपी जीती बाराबंकी भी और एसपी नंबर 2 पर। महाराजगंज जहां बीजेपी जीती, एसपी नंबर 2 पर। बांसगांव जहां पर बीजेपी जीती, बीएसपी नंबर 2 पर, एसपी नंबर 2 पर। वाराणसी में याद रखिए, और यहां पर जहां अजय राय लड़े थे पिछली बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो नंबर 2 पर भी नहीं रहे थे। एसपी वहां पर समाजवादी पार्टी नंबर 2 पर रही थी। इस बार भी सुरेंद्र पटेल को उन्होंने उतार दिया था, लेकिन फिर जब ये सीट मांगी कांग्रेस पार्टी ने, चूंकि यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष वहीं से अजय राय हैं, तो ऐसे में वो सीट कांग्रेस को दे दी गई है और बीजेपी वहां पर जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। अब आ जाइए देवरिया पर, जहां बीजेपी जीती थी और बीएसपी नंबर 2 पर रही थी। अब ओवरऑल एनालिसिस इन 17 सीटों का आपको बता देते हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटों पर जीत मिली थी, 3 सीटों पर नंबर 2 पर रहे थे। समाजवादी पार्टी एक भी सीट नहीं जीती ली थी, लेकिन 6 सीटों पर नंबर 2 पर रही थी। बीएसपी 2 सीटें जीती थी, 4 पर नंबर 2 में रही थी। कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक सीट रायबरेली सीट जीती थी और 3 सीटों पर वो नंबर 2 की पार्टी रही थी। आरएलडी एक भी सीट नहीं जीती और नंबर 2 पर वो एक पार्टी पर रही थी। तो इससे आप एक रफ अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बार 17 सीटें जो उन्हें मिली है उनमें से सिर्फ 3 सीटों पर नंबर 2 पर रही थी और एक सीट जीती थी रायबरेली में। तो इस बार क्या चमत्कार होगा एसपी के साथ आने से और फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल जाएगा इन 17 सीटों पर? दिलचस्प होगा देखना। चलिए यूपी के मैप पर अब आपको दिखाते हैं। कांग्रेस के खाते में 17 सीटें हैं। 2019 में कितनी सीट जीती थी? सिर्फ एक, रायबरेली की। नंबर 2 रही कांग्रेस अमेठी, कानपुर, फतेहपुर सीकरी पर, ये 3 सीटों पर। और इसी के साथ अब कांग्रेस के खाते में जो 17 सीटें आई हैं उसमें यहां नंबर 2 रही एसपी किन सीटों पर? गाजियाबाद में नंबर 2 पर थी, झांसी, महाराजगंज, प्रयागराज, बाराबंकी और वाराणसी। अब आ जाइए सीधा समाजवादी पार्टी पर, क्योंकि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जिन 63 सीटों पर इस बार समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में उतर रही है उसके चांसेस कितने हैं। क्योंकि इतनी सीटों को अगर आप 63 सीटों को देखेंगे तो इनमें से बीजेपी ने पिछली बार 48 सीटें जीत ली थी और नंबर 2 पर रही थी 13 सीटों पर। समाजवादी पार्टी जीती तो सिर्फ 5 सीटें और ओवरऑल उत्तर प्रदेश में 5 ही सीटें वो जीत रही है लगातार 2 बार से, 14 और 19 में 5 सीटें, लेकिन 25 पर वो नंबर 2 में रही थी पिछली बार। तो क्या इन 25 सीटों में वो बाजी पलट सकते हैं कांग्रेस का समर्थन मिलने से? बीएसपी पर आइए, 8 सीटें जीती, 23 पर नंबर 2। एसपी और बीएसपी पिछली बार 19 में एक साथ चुनाव लड़े थे। अपना दल को 2 सीटें मिली थी और वो नंबर 2 किसी पे नहीं रही। आरएलडी 0 जीती, 2 पर नंबर 2 रही। तो कुल मिलाकर ये मुकाबला किस तरह का होने वाला आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन मामला त्रिकोणीय ही है और इसीलिए सीधा ये कह देना कि नंबर 2 पर अगर समाजवादी पार्टी रही थी तो बाजी पलट ही देंगे शायद मुश्किल हो, क्योंकि बीएसपी भी एक बड़े प्लेयर के तौर पर रह सकती है। हालांकि विपक्षी गठबंधन में वो शामिल नहीं हुई है और इसलिए आरोप भी मायावती पर लगता है। 2019 में जल्दी से आपको बताते थे कहां जीती थी। मुरादाबाद, रामपुर, संभल, मैनपुरी, आजमगढ़। डिंपल यादव भी चुनाव हार गई थी पिछली बार, तो इस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ा। इस बार माना जा रहा है कि मैनपुरी से उन्हें उतारा जा सकता है। मुरादाबाद, रामपुर,
रामपुर आप जानते ही होंगे, आजम खान, संभल, मैनपुरी, आजमगढ़, ये सीटें जीती। अब यूपी के जिन सीटों पर इस बार वो नंबर 2 पर रही थी 2019 में, जल्दी जल्दी आपको बता दे रहे हैं। कैराना, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, खेरी, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, इटावा, कन्नौज, बांदा, कौशाम्बी, फूलपुर, फैजाबाद, बहराइच, गोंडा, गोरखपुर, कुशीनगर, बलिया, चंदौली, मिर्जापुर और इसी के साथ रॉबर्ट्सगंज, इन सीटों पर वो नंबर 2 पर समाजवादी पार्टी पिछली बार रही थी। अब आपको जल्दी से दिखा देते हैं कि जीत कितनी मिली ओवरऑल। ये हम आपको सीट का नंबर्स बता रहे हैं। बीजेपी 62 सीटें जीती और नंबर 2 पर रही थी 16 सीटों पर। कांग्रेस सिर्फ 1 सीट रायबरेली जीती, 3 सीटों पर नंबर 2 पर रही थी। समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटें जीती, लेकिन 31 पर वो नंबर 2 पर रहे थे और वोट परसेंटेज भी आपको बताएंगे पिछली बार का। उसके बाद बीएसपी पर आई है, 10 सीटें वो जीते और इसीलिए माना जाता है कि ज्यादा फायदा गठबंधन का बीएसपी को मिल गया। 10 सीटें वो जीते और 27 सीटों पर नंबर 2 पर रहे और इसी के साथ अपना दल 2-0, आरएलडी 0, 3 पर नंबर 2। लेकिन वोट शेयर देखिए, बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में 50%, यानी आधा वोट उत्तर प्रदेश में मिल गया था, 50% वोट्स। नंबर 2 के पोजीशन पर रही थी समाजवादी पार्टी, जिसको 18% वोट मिले। वहीं अगर आप कांग्रेस पार्टी को देखिए तो कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 6% वोट मिले और वहीं 19% वोट बीएसपी को, 1% वोट ज्यादा समाजवादी पार्टी से, लेकिन सीटें 5 ज्यादा आई थी, 5 समाजवादी पार्टी को और 10 मायावती की पार्टी बीएसपी को। यूपी में किसमें कितना दम है तो हम आपको 9 ट्रैकर दिखा दे रहे हैं। 2004, 2009 दोनों बार यूपीए की सरकार बनी, बनाम 14, 19 देख लीजिए। जब गठबंधन हुआ बुआ और भतीजे का तो 62 पर सिमट गई थी भारतीय जनता पार्टी। 2 सीटें अपना दल की थी, जिसकी वजह से 64 एनडीए का आंकड़ा वहां पर हुआ था और माना जाता है कि ये एक, क्योंकि पहली बार 2014 में जब लड़े प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव तो 71 सीट्स आई थी +2 अपना दल की, तो 73 पर वो थे। ये अब 10 उससे पहले रहा था बीजेपी का। वहीं आप कांग्रेस को देखिए तो 9-21, 2009 एक यूनिक साल रहा कांग्रेस पार्टी के लिए, जिस यूपी में उन्होंने अपनी पूरी जमीन खो दी थी। कई बार ऐसा लोग कहते थे कि टिकट लेने को उम्मीदवार नहीं सामने आ रहे थे, ऐसे वक्त पर भी जिन जिन को टिकट दिया कई लोग निकाल ले गए और 21 सीटें उस समय 2009 में कांग्रेस पार्टी की आ गई थी। वहीं पर 2 और 1 सीटें सिर्फ आई हैं 14-19 में। एसपी की देखिए 35, 23, 5-5, बुरा हाल हो गया है, 35 से नीचे 5 पर सिमट गए हैं। बीएसपी 19-20, 0 सीट्स 2014 में, 2019 आते आते 10 सीटें जरूर मिल गई थी। आइए आपका परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ गई है, सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की भी वो इंचार्ज है, चेयरपर्सन है। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ गए हैं। धर्मवीर चौधरी पॉलिटिकल एनालिस्ट बीएसपी समर्थक के तौर पर जुड़ रहे हैं। शशि शेखर जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ इन नंबर्स को भी समझाने के लिए आज इस चर्चा में शामिल रहेंगे। आप लोग बार बार समझा रहे थे, बता रहे थे कि नहीं आएंगे दोनों लड़के साथ, लेकिन अब तो सीट शेयरिंग हो गई है और इंडिया गठबंधन जिस ध्येय के साथ शुरू किया गया था सुधांशु जी, उस मकाम तक वो पहुंच गए हैं। 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और 63 पर समाजवादी पार्टी। आपको नहीं लगता है कि जो एंटी बीजेपी वोट्स हैं वो कंसोलिडेट होंगे, वो एक मुश्त उनकी तरफ जाएंगे, बटेंगे नहीं अब इन दोनों के बीच में? देखिए, अभी आप जो विश्लेषण बता रही थी सीट दर सीट, तो आपने सभी पार्टियों का बताया कौन कहां बन रहा, कौन नंबर 2, मगर इसमें एक लाइन बहुत स्पष्ट है। गाजियाबाद से गाजीपुर तक पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही पार्टी है जो या तो जीती है या नंबर 2 रही है हर सीट पर। बाकी सबके लिए ये सीट है और वो सीट है। तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में, एक और बात आप देखिए, हम 42-43% वोट 2014 में पाए, हम 2019 में 49% के आसपास पहुंचे, 50 के नजदीक पहुंचे। अब हमारा लक्ष्य 50 के ऊपर जाना है और यह बात बहुत स्पष्ट रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, गृह मंत्री जी ने, सभी ने बात कही है। तो हमारा इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि कौन क्या सोच रहा है सीटों पर। ये पुराने जमाने की बातें हो गई कि वो समीकरण बना लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे, जात का इक्वेशन बना लेंगे और ऊपर 1-2-4 बयान दे देंगे, उससे जीत जाएंगे। नहीं साहब, धरातल पे काम करना पड़ता है। पहले नेतृत्व होना चाहिए जिसपे जनता का विश्वास हो, फिर पारदर्शिता से के साथ प्रभावी शासन होना चाहिए, फिर संगठन पे काम करने वाला नेतृत्व होना चाहिए, कार्यकर्ता होना चाहिए। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, मध्य प्रदेश का भी चुनाव हुआ, सबको लगा बड़ी अप्रत्याशित जीत थी। उसका कारण क्या था कि हमने वो बूथ आइडेंटिफाई किए थे जो कि हम लगातार 4 चुनावों से हारे थे। लोकसभा विधानसभा सब हारे थे, ऐसे 18,000 बूथ थे।
मैं विधानसभा की बात नहीं कर रहा, बूथ की बात कर रहा हूं। और उसमें से हमने काम किया, 6000 बूथ जीते जो हम लगातार हार रहे थे। गुजरात में आप देखिए, नहीं, गुजरात आप छोड़िए, एक सेकंड, यूपी पे रहिए सर। यूपी पे आप फिसले ना, 14 से 19 में तो आप फिसले। जब एसपी बीएसपी मिलकर चुनाव लड़े तो आप फिसले ना। आप 71 से पहुंच गए थे 62 पर, 9 सीटों का नुकसान। आप उसी बिंदु पे तो सुनिए, सीटों नहीं, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट हम आगे बढ़े थे, चूंकि हम इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ यानी अंतर्निहित शक्ति को बढ़ा रहे हैं। आप सोचिए 2009 और 10 में, 4 और 9 में हम कहां खड़े, 10-10 सीटों पे 18-19% वोट था। नेता वो होता है कि मोदी जी आके यहां से चुनाव लड़े, हमने छलांग मारी 71 और प्लस 73 सीटों तक पहुंचे, वोट प्रतिशत एकदम से 40% क्रॉस किया, विधानसभा में 325 सीटें आई। नेता वो नहीं होता है कि लड़े और अपनी ही सीट हार के चले गए। देखिए अखिलेश जी, मैं एक बात कह दूं दोनों के गठबंधन पर, सिर्फ एक ही बात सोचिए, समाजवादी पार्टी ने गठबंधन कर लिया कांग्रेस से, जबकि चंद दिनों पहले की बात है कि वो उनको अखिलेश वखिलेश की संज्ञा दे रहे थे, वो उनको चालू की संज्ञा दे रहे थे। तो आप समझ सकती हैं लाचारी और बेबसी कितनी रही होगी। और कांग्रेस के लिए क्या कहें, 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी के युवराज चुनाव हारने के बाद उत्तर प्रदेश छोड़ के गए, और अब उनकी पार्टी की आदरणीय सोनिया जी, मतलब जिन्हें एक प्रकार से राजमाता कहा जा सकता है, युवराज की माता जी, उन्होंने तो जंग का बिगुल बजने से पहले ही उत्तर प्रदेश छोड़ने का निर्णय ले लिया। और एक और फैक्ट समझिए, अमेठी रायबरेली में सपा बसपा ने समर्थन किया था, इसके बावजूद अमेठी से राहुल गांधी जी हारे थे, और सोनिया जी 1 लाख कुछ हजार से जीती थी, जो उनके पूरे पॉलिटिकल कैरियर की सबसे छोटी जीत है। यही रायबरेली वो 2009 में 5 लाख से जीती थी, और सपा बसपा के समर्थन के बाद इससे, तो इससे आप समझ सकती हैं कि ये जितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना लें, पर रियल में धरातल पे काम करने और नेतृत्व के प्रभाव और लोकप्रियता के आधार पर विजय मिलती है। सुप्रिया जी, आपके लिए क्या नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी, उनकी लोकप्रियता सबसे बड़ी चुनौती नहीं रहेगी, और कौन सी जादू की छड़ी होगी कि इस बार कमाल हो जाएगा? क्योंकि अगर वो 62, 71 लाते रहे हैं और इस बार राममय, वो बार बार कहते हैं कि यूपी के लोग हैं और सारे के सारे उधर वोट देंगे, और लड़ाई कभी भी आमने सामने की नहीं हो पाएगी क्योंकि बीएसपी को आप लोग नहीं शामिल कर पाए, तो लड़ाई त्रिकोणीय ही रहेगी। सुप्रिया जी। जी धन्यवाद अंजना जी, शो पर इनवाइट करने के लिए, और मेरे सारे को पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। बड़ी अजब सी बात है, बीएसपी और एसपी की अलायंस में 2019 लड़ा गया, यह सच है कि बहुत ज्यादा वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, नहीं तो इससे कहीं ज्यादा सीटें आती। केमिस्ट्री जो है वो एसपी और आईएनसी के फेवर में है। 22 सीटें उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जिनका आपने भी विवरण किया था, उसके अलावा 22 सीटें उत्तर प्रदेश में भाजपा की ऐसी हैं जो 50,000 से 1 लाख के बहुमत में उन्होंने जीती है, और उत्तर प्रदेश की लोकसभा इतनी बड़ी है कि 18 से 22, 24 लाख के मत हैं वहां पर, तो उसमें 50,000 से 1 लाख की जीत, जैसा कि मैं कहना चाह रही हूं, बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन अगर उसको भी आप देख लीजिए, मछली शहर में 181 वोट से भाजपा जीती थी, कोई बात नहीं। जो अभी सीटें अनाउंस हुई हैं, 17 हमारे साथ, उसके पहले जो सपा ने करी और एक जो चंद्रशेखर जी के लिए है, करीब 38, आई थिंक 42 सीटें अनाउंस हुई हैं, 48 सीटें, वो सारी सीटों में ऑपोजिशन को एज है। और इसलिए एज है, मैं एक छोटा सा नाम लेके आपको बताती हूं कि असलियत क्या है उत्तर प्रदेश की, और वो माहौल आपको कन्नौज के ब्रिजेश पाल बयां कर रहे हैं। उन्होंने अभी आत्महत्या कर ली थोड़ी देर पहले और अपनी सारी डिग्रियां जला दी, और आत्महत्या करते वक्त एक नोट लिख गए, मैं इसका समर्थन नहीं करती हूं, नोट लिखा, इन डिग्रियों का फायदा क्या जब नौकरी नहीं मिल रही है। लखनऊ के इको गार्डन में आरओ एआरओ के लोग अभी तक पिट ही रहे थे प्रदर्शन करते हुए, अब पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती में पेपर लीक हो गया वो लोग भी पिट रहे हैं। आपके चैनल ने इस बात को प्रखर तरीके से उठाया है, उस बात का साधुवाद। तो उत्तर प्रदेश में जो दिखाने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और जो असलियत ग्राउंड पर है, उसमें बहुत भिन्नता है। असलियत में लोग ये पूछ रहे हैं कि नौकरियां कहां है। 7 साल बाद प्रक्रिया आई थी भर्ती की पुलिस कांस्टेबल की, उसमें भी पेपर लीक हो जाता है। आज ये कहेंगे हम 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे हैं फ्री के राशन की नौबत क्यों आ रही है, कहां है रोजगार, क्यों इतनी है महंगाई, क्यों इतनी है आर्थिक असमानता। जब वो युवा भारत जोड़ो न्याय यात्रा की गाड़ी पर चढ़ के फपक फपक के रोने लगता है, उसकी बेबसी है, वो थक गया है उस सिस्टम से जो उसको नौकरी नहीं दे रहा है, झूठा दिलासा और झूठे जुमले दे रहा है। यह उत्तर प्रदेश की असलियत है। वोट शेयर चाहे देख लीजिए और चाहे आप केमिस्ट्री ऑन द ग्राउंड देख लीजिए,
बहुत बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को त्रिकोणीय उत्तर लड़ाई प्रदेश पर में मेरा मिलेगा सवाल था सुप्रिया और जी। वहीं से सुप्रिया दिल्ली जी, की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल त्रिकोणीय जाएगी। लड़ाई, मायावती जी तो साथ में नहीं है, ऐसा बिल्कुल, तो है नहीं कि आपने उनका अच्छा सवाल सफाया पूछा। हो गया। हाँ, इस पर जवाब नहीं मिला, छोटा सा बहुत जवाब। अच्छा सवाल आपने पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मायावती जी का बिल्कुल सफाया नहीं हो गया आपके अकॉर्डिंग, लेकिन आप जाकर ग्राउंड पर देख लीजिए। मैं मायावती जी का बहुत आदर करती हूं और इसलिए आदर करती हूं क्योंकि उनका जो राजनीतिक उत्थान है वैसा कम लोगों का होता है। कम लोग इतने शोषित वंचित समाज से आके इस शीर्ष शिखर पे पहुंचते हैं। लेकिन आज बहन जी को इस बात का जवाब देना है कि आप किसके साथ खड़ी हैं। आप उन लोगों के साथ खड़ी हैं जिनके हक का हनन जो संविधान से निहित है लगातार हो रहा है, या आप सत्ता पक्ष के साथ खड़ी हैं। मुझे लगता है जो बहन जी का वोटर है वो समझ चुका है कि उसकी लड़ाई जो है वो इंडिया गठबंधन लड़ेगा, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे, उसकी लड़ाई मायावती जी नहीं लड़ पा रही हैं। पूरे सम्मान के साथ मैं कहती हूं वो विक्षुब्ध है और वो नाराज है उनसे। वो त्रिकोणीय मुकाबला जो आपको त्रिकोणीय लग रहा है वो होगा नहीं त्रिकोणीय, बिल्कुल द्विपक्षीय लड़ाई रहेगी और एज हमारे पास है इस बार। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, आपको क्या लगता है त्रिकोणीय लड़ाई नहीं रहेगी क्या पूरी तरह से? और पिछली बार उनको ज्यादा फायदा हो गया था, 10 सीटें मिल गई थी और समाजवादी पार्टी को 5, इसीलिए क्या इस बार आप लोगों ने बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखाया बीएसपी को इधर लाने में? देखिए, अगर आप 2022 का चुनाव लेंगे तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने लड़ी थी। बीएसपी लड़ नहीं पाई थी। बीएसपी की एक सीट बहुत मुश्किल से आई थी और समाजवादी 121 सीटें लेके आए थे। 36% वोट समाजवादियों का था। और जो कह रहे हैं गाजियाबाद से गाजीपुर, तो गाजियाबाद से जब गाजीपुर की तरफ चलोगे तो समाजवादी का वोट परसेंट बढ़ता बढ़ता गया और जब उपचुनाव गाजीपुर में घोसी का हुआ तो बीजेपी वहां जाके घुस गई और बीजेपी का वोट परसेंट वहां पे 50 की बात करें 30%। समाजवादी 45,000 वोट से बाई इलेक्शन जीती अभी हाल में ही, अभी 4-5 महीने भी नहीं हुए हैं और वोट परसेंट वहां 60% के करीब पहुंच गया था। इसको कैसे ये भूल जाएंगे? दूसरी बात, ये बार बार इस बात पे जोर मार रहे हैं कि कांग्रेस में और समाजवादियों में किस तरह की बातों की बात हुई थी। तो भैया आपको तो याद नहीं है नीतीश जी के बारे में आपने क्या क्या कहा था। हम तो शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते जो आपने नीतीश जी के बारे में कहा था, लेकिन आपको डर था ना, हार का डर सता रहा था ना। इतना सब कुछ कहने के बावजूद भी आप जाके हाथ जोड़ के नीतीश बाबू जी आइए हमारे साथ, जो कुछ कहा दिया माफ कीजिए, आइए किसी तरह हमको जीतना है, यही तो आपके साथ है ना। तो आप अपनी बातों में से उलझे रहते हैं कि आपको खुद नहीं पता चलता आप क्या बोलते जा रहे हैं। अब चूंकि जो चुनाव होने जा रहा है वो राष्ट्र के मुद्दों पर होगा, वो देश के मुद्दों पे होगा। महंगाई, बेरोजगारी जैसे भी चर्चा कर रहे थे कि अभी भी 69,000 शिक्षक भर्ती लोग आज तक बैठे हैं, आप लाठियां मार रहे हैं उनको न्याय नहीं मिल रहा है। पुलिस जैसा कहा कि पुलिस की भर्ती निकाली गई सालों बाद, उसके बाद पेपर लीक। सोचो एक बच्चा पूरी साल तैयारी करता है तो कम से कम 2 लाख रुपए खर्च होते हैं और बच्चा गांव का होता है और गांव से पैसा लेके आता है, खेत बेच के आता है, साल भर तैयारी के बाद में पता चलता है पेपर लीक हो गया। तो क्या यूपी के लड़के आपको माफ करेंगे? अभी चुनाव आने वाला है, इसलिए मैं बहुत लाइटर नोट में कहते हैं जब यूपी के आप कहते हैं ना कि आप कौन बात के डर बा, जब यूपी के लड़कन साथ बा, पूरे यूपी के लड़के साथ खड़े हैं। वो अच्छा। हमारे साथ कांग्रेस, हमारे इंडिया गठबंधन के साथ हैं। डिंपल जी कहां से लड़ रही हैं? साथ न्याय नहीं किया आपने, महिलाओं के साथ हमने सुना है डिंपल जी को इस बार मैनपुरी से, डिंपल जी इस बार मैनपुरी से लड़ सकती है। आप चुप मार के बैठे थे। अनुराग जी, डिंपल जी इस बार मैनपुरी से लड़ सकती है? बिल्कुल लड़ क्या सकती, लड़ेंगी भाई। समाजवादी पार्टी इस बार, भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको बता रहा हूं, आपको लग रहा होगा अभी कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस बार भारतीय जनता पार्टी को खोजना पड़ेगा कि कहां पे उनको लड़ भी रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि आपको उनके लिए सेफेस्ट सीट ही खोजनी पड़ती है, बावजूद इसके पिछली बार फिसल गया था मामला, वो हार गई थी पिछली बार। अच्छा ये बात, सेफेस्ट सीट आपने डिंपल यादव जी को दिया है तो आप इस बात को मानते हैं ना कि समाजवादी इतना काम करते हैं कि सेफेस्ट सीट भी बना लेते हैं। आप बदायूं को सेफेस्ट सीट बोलते हैं, मैनपुरी को भी बोलते हैं, कन्नौज को भी बोलते हैं, आजमगढ़ को भी बोलते हैं, जौनपुर को भी बोलते हो, बदायूं को भी बोलते हो, मुरादाबाद को भी बोलते हो, संभल को भी बोलते हो। शशि शेखर, बताओ कितनी सेफेस्ट सीट हमारे पास है जिन्होंने बड़ी मुश्किल से ये जो नंबर्स है, हमने नंबर 1 पोजीशन, नंबर 2 पोजीशन सब निकाला है, क्या संकेत मिल रहे हैं? ये जो 17 सीटें कांग्रेस पार्टी की झोली में गई हैं, क्या वाकई वहां पर एक अच्छी परफॉर्मेंस आउट ऑफ 17 हो सकती है कांग्रेस की, और 63 जो एसपी के पास है? देखिए, पिछली बार का जो परफॉर्मेंस था भारतीय जनता पार्टी का, 50% वोट वो ले गए थे, यह अभूतपूर्व था और अकल्पनीय था कि आधे वोट कोई किसी प्रदेश के ले जाए। पर
चुनाव दर चुनाव वही स्थिति बनी रहेगी, उससे बेहतर होगी, उससे कम होगी, इसके लिए कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं है। लेकिन ये चुनाव कई मायने में महत्वपूर्ण है। पहली बात यह कि बसपा कैसे परफॉर्म करती है। बहुजन समाज पार्टी के परफॉर्मेंस पर आने वाले दिनों के रिजल्ट का बहुत कुछ दारोमदार होगा। जैसे बहुजन समाज पार्टी का पिछले कुछ चुनावों में मैं देख रहा हूं कि उनका ग्राफ लगातार गिरा है। और उनका ग्राफ सिर्फ वही नहीं गिरा है, उनका ग्राफ नगर निकाय के चुनावों में भी गिरा है, तमाम हर इलेक्शन में गिरा है। तो बहुजन समाज पार्टी की वो बात नहीं रह गई है जो पहले थी। लेकिन मायावती और बहुजन समाज पार्टी चौंकाने के लिए लोगों को हमेशा से जाने जाते हैं, फिर से चौंका सकते हैं। एक वेस्टर्न यूपी में जहां उनका बहुत बड़ा बेस था, वहां चंद्रशेखर ने उनको काफी चैलेंज किया है। तो ऐसा भी नहीं है कि एक निश्चित तबका जो उनका वोटर था वहां वो चैलेंज रहित हो गई हो, पर वो एक बड़ी खिलाड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगली बात ये 19% वोट्स लाई थी पिछली बार। 19% वोट वो अखिलेश यादव के साथ मिलकर लाई थी। ठीक है। अब वो वोट किसको ट्रांसफर हुआ? अगर 10 सीटें मायावती ले गई और 5 पे अखिलेश रह गए तो क्लियर है कि वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। ऐसा वोट ट्रांसफर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में आप देख रहे हैं? कांग्रेस और समाजवादी, कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा वोट है ही नहीं वहां पर, लेकिन नोशनल वैल्यू जरूर है कांग्रेस की। 6% वोट था आपके आंकड़ों के हिसाब से पिछली बार। तो जो 6 से 8% वो वोट पाते हैं, उसके बावजूद विपक्ष के नाम पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हैं, भले ही कोई माने या ना माने। समाजवादी पार्टी का वोटर क्या कांग्रेस को अपना वोट दे देगा? समाजवादी पार्टी के वोटर का एक तबका, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उससे एक अलग तरह का ध्रुवीकरण होता है, वो तबका पुख्ता जरूर होगा इन दोनों के साथ आने से, और वो मुकम्मल 20% वोट है। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि उसका कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूंगा। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, क्या उस तबके से लोग बिल्कुल ही मायावती को वोट नहीं देंगे, बीएसपी को बिल्कुल ही वोट नहीं देंगे अगर वो मुस्लिम कैंडिडेट्स भी उतार देती हैं? थोड़ा और स्पेसिफिक होकर जाते हैं ना अंदर। आप कह रहे हैं जो मुस्लिम मतदाता है लगभग 17 से 20%, कई जगहों पर तो 70% भी है, कई सीटें हैं, कई जगह 50% उनकी तादाद है। क्या वो बीएसपी और इंडिया गठबंधन के बीच में बंट सकता है या बिल्कुल गुंजाइश नहीं है? मेरठ नगर निगम के चुनाव को याद कर लीजिए, वो एक मैसेज था समाजवादी पार्टी के लिए भी और बहुजन समाज पार्टी के लिए भी, क्योंकि जिस तबके की आप बात कर रही हैं उस तबके के ही लोगों को चुनाव में उतारा गया था, लेकिन उन्होंने एक मैसेज दे दिया कि भैया एक होके लड़ो तो ठीक है। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन कम से कम उस तबके को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब बहुजन समाज पार्टी, मैंने आपसे कहा ना, कितनी सेंध कहां मारती है उस पर तो बहुत सी चीजें तय होती हैं। लेकिन मैं अपनी एक बात कहना चाहता हूं कि मुझे सबसे ज्यादा जो देखने की सीटें हैं वो है अमेठी, रायबरेली, कन्नौज और बदायूं। मैंने कुछ सीटों का नाम जानबूझकर नहीं लिया। तो इन सीटों पर किस तरीके से करवट उठ लेता है वो चुनाव का सब कुछ तय कर देगा। चलिए ठीक है, अब आपके पास आते हुए सवाल यह है कि बीएसपी क्या इस बार पूरी तरह से फेल हो जाएगी तभी इंडिया गठबंधन अच्छा कर पाएगा, या फिर आप एक मतलब जिसको वोट कटुआ टाइप का कहा जाता है वैसा ही साबित होंगे जो एंटी बीजेपी वोट्स है उसमें? नहीं अंजना जी, मैंने सारे लोगों की बात सुनी है, मैं सबका जवाब देता हूं। आप कह रही हैं कि बीजेपी खत्म हो जाएगी, बीएसपी खत्म हो जाएगी, वोट कटवा। आप 2019 का चुनाव देख लीजिए और उसका पिछला भी देख लीजिए और उसका पिछला भी देख लीजिए। बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो 19-20% बहुजन समाज पार्टी के बिल्कुल साथ टिका हुआ है और उसका भरोसा बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी के साथ बिल्कुल अडिग है। ये मैं आपको निश्चित बता रहा हूं। वोट ट्रांसफर समाजवादी पार्टी का नहीं हुआ, हमारा तो ट्रांसफर हुआ। और जो ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां, ये जो बेमेल गठबंधन अभी हुआ है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, ये मुसलमान वोटों को लेकर हुआ है। ये क्या, बीएसपी का तो बड़ा मेल अच्छा हुआ था जब हुआ था आपका एसपी और बीएसपी का, कैसी बात कर रहे हैं? बीएसपी मेल का क्या है? बीएसपी ने तो अंजना जी बड़ा दिल दिखाते हुए गेस्ट हाउस कांड को भूलते हुए, गेस्ट हाउस कांड को भूलते हुए जो धोखा मुलायम सिंह जी ने दिया था बहन कुमारी मायावती जी और काशीराम को, सबसे पहले तो मुलायम सिंह को काशीराम जी ने ही सीएम बनाया था, उन सब कटु वचनों को भूलते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए इनको हमने जो है समर्थन दिया था।
और ये कांग्रेस की जो प्रवक्ता है प्रिया सिन्हा तभी कह रही थी कि वो उनका वोटर जो है विक्षुब्ध है, क्षुब्ध है। तो ये जो खूनी पंजा आपका दलितों के साथ में पिछले 60 साल तक चला, इसको दलितों ने खूब देखा। और बाबा साहब ने अपने जीते जी ये कह दिया था कि इस कांग्रेस के कभी 4 आने के मेंबर मत बनना, जब आपने एक पूंजीपति उनके पीए को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया था। और यही कारण है कि अभी 2 दिन पहले अंजना जी कांग्रेस के नेता बहन जी के घर के आगे, दरवाजे के आगे रात को 11 बजे तक टहलते रहे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला और उनको मना कर दिया गया। तो हमारे ब्रज की कहावत है कि तोकू और न मोकू ठौर न। तो ये जो समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन है, ये वही दर्शाता है कि इनके लिए कोई जगह नहीं है और इनके लिए कोई दूसरा नहीं है। इनके सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। कांशीराम जी को सबसे पहले एमपी किसने बनवाया था? नहीं, कांशीराम जी को एमपी जनता ने बनवाया था, जनता के दम पर बने थे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पार्टियां हैं, देखिए बहुजन समाज पार्टी ने देश हित में कभी समझौता नहीं किया, चाहे वो धारा 370 हटी हो और चाहे वो महापुरुषों को भारत रत्न से सम्मान देना हो और चाहे वो G20 का सम्मेलन हो। लेकिन ये जो छोटी पार्टियां हैं, मैं कांग्रेस को भी उसी में गिनूंगा, ये हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं और देश के मुद्दों से इनका कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए भयभीत हैं। लेकिन और भयभीत होकर के ये जैसे एक जुआरी तिगड़म रहता है ना कि भाई मैं कैसे आगे जाऊं, तो ये जुआ का काम नहीं है। आप जनता से संवाद करिए, जनता से गठबंधन करिए, तब आपका भला होने वाला है। ठीक है, छोटा सा जवाब नहीं है। अनुराग जी, छोटा सा जवाब, फिर मुझे सुधांशु जी के पास। शायद ये भूल गए हैं, समाजवादी पार्टी आदरणीय नेताजी हमेशा सामाजिक न्याय की बात करते थे। इटावा से ले जाके यहाँ काशीराम जी को लोकसभा का सदस्य बनाया था कि कम से कम आवाज पार्लियामेंट के अंदर में गूंजे। ये समाजवादी लोग हैं। समाजवादी ने जब बीएसपी से गठबंधन किया था, बड़े दिल से किया था और मजबूत सीटें अपनी दी थी, जिससे कि सुनिए, अरे सुनिए ना, क्यों बीच में टोक रहे भाई? आपसे डबल सीटें जीती थी। वही मैं कह रहा हूँ कि समाजवादी हमेशा बड़े दिल से गठबंधन करती है। दोनों यही कह रहे हैं, बड़े मजबूत सीटें थी समाजवादी की, वो उन्होंने बीएसपी को दी थी। हमने बीएसपी को इसलिए दी थी कि बीएसपी ज्यादा सीटें जीत के, क्योंकि उनकी भागीदारी बड़े समाज के अंदर में, उनके लोगों की भागीदारी बढ़े। हम हमेशा से राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, इसलिए हमने काशीराम जी को। सुधांशु जी, नगीना जैसी सीटों पर 70% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं और एक बहुत बड़ी वजह इस गठबंधन में आखिरकार सीट शेयरिंग, क्योंकि एक दिन पहले शाम में अचानक वाराणसी का कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने सुरेंद्र पटेल को डिक्लेयर कर दिया, जिसके बाद 17 पे ही कांग्रेस पार्टी मान गई। वो सब कुछ दिख रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम कंसोलिडेशन अगर हो गया, बटा नहीं वोट, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। और आपके तो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं 80+40 बिहार प्लस यूपी 120 हम जीत कर यहां दिखाएंगे। कैसे होगा? देखिए, जो आप बात कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है। इनके गठबंधन या जो ये विपक्षी दलों गठबंधन का क्या उद्देश्य? वही है ना कि 20% पक्का है, 20% अपना है और 80 को टुकड़े टुकड़े करना है। तो सारी की सारी जो तथाकथित रणनीतियां वो इस मुद्दे पे है, परंतु अक्सर ये रणनीति सफल नहीं होती। एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां 70% मुस्लिम है, रामपुर। और याद करिए, बाई इलेक्शन में हम रामपुर जीते। सोचिए, अभी शशि शेखर जी जो बातें बोल रहे थे, उससे मैं एक बिंदु लेता हूं। कुछ सीटों का नाम लिया, साहब हम आजमगढ़ भी जीते और आजम खां का गढ़ भी जीते। ये तब है जिन सीटों पे कहा जाता है कि मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, जो सपा के लिए सबसे सेफ मानी जाती थी। और पिछले चुनाव में क्या हुआ कि डिंपल जी भी चुनाव हारी और राहुल जी भी चुनाव हारे। तो यथार्थ यह है कि हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हम सबका साथ सबका विकास के साथ चल रहे हैं और ये टुकड़े का जोड़ जोड़ के जो जिक्सा पजल होती है ना कि ऐसे बना के कुछ हमारा हो जाए। मगर एक यथार्थ बताता हूं। अच्छा, ये बताइए, पिछले 30 सालों में समाजवादी पार्टी का लोकसभा में सबसे शानदार प्रदर्शन क्या रहा है? 2004 में 35 सीटें, गठबंधन के साथ 38 सीटें। गठबंधन के साथ 38 सीटें इनका मैक्सिमम रहा है। अब आइए कांग्रेस का क्या रहा है? 2009 जब सोनिया जी के नेतृत्व में मामला चरम पे था, तब इन्होंने 21 या 22 सीटें जीती थी। यह इनका मैक्सिमम है। अब आप बताइए हमारा मैक्सिमम क्या रहा है? पूरे 90 के दशक में 51, 52, 1998 में 60 सीटें,
2004 और 9 हम बुरा दौर देखे, ये बात सही है। उसके बाद मोदी जी के आने के बाद जो हम लोगों ने उछाल मारी है, 73 सीटें और सपा बसपा होने के बाद सीटें, हमारा न्यूनतम वोट देखिए, हमारा 90 के दशक में 32, 33, 34, 35% वोट था। फिर हम नीचे गए 23-24% पे गए 2004 और 9 में, फिर हम 40 पे आए और 49 पे आए। यथार्थ समझिए, बहुजन समाज पार्टी का वोट, मैं दर्शकों से कहता हूं चेक करिए, 1990 के दशक से आज तक लगभग कांस्टेंट रहा है 19-20% के आसपास, उनका वोट डाइवर्ट नहीं हुआ है। सपा का कभी आगे जाता है, 28-27 इनका मैक्सिमम रहा है। जब इनकी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी 2012 में, तब 28-29% वोट के साथ बनी। तो भाई वोट और सीट और चुनाव का परिणाम और आपस का घमासान, सारी बातों को देख लीजिए तो बिल्कुल स्पष्ट एक चीज नजर आती है कि भाई सपा और कांग्रेस, ये इससे पहले भी और एक बिंदु और कह देना चाहता हूं, इन्होंने कहा बड़ा सामाजिक न्याय की बात सपा करती थी, ये दलितों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने खत्म किया था? सपा की सरकार ने खत्म किया था ना। ये दलित उत्पीड़न एक्ट के ऊपर डायल्यूशन किसने किया था? सपा की सरकार ने आके किया था ना। और स्टेट गेस्ट हाउस कांड में, जिसमें मायावती जी का बाकायदा कोर्ट में दिया हुआ बयान है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे, मेरा शब्द नहीं हो, मेरी जान लेना चाहते थे, और गवर्नर किसका था? कांग्रेस पार्टी का। केंद्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की। हमारे नेता जान पे खेल के नहीं गए होते, स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी, तो पता नहीं क्या होता। और जातिवाचक शब्दों से बसपा के दलित विधायकों को, ये लिखित बयान है, घसीट कर अपमानित करके कारों में भर के ले जाया जा रहा था। तो ऐसा नहीं है, सबको सबने देखा है कि पिछले 30 साल का टोटल आधार देख लीजिए और मोदी जी के आने के बाद का उभार देख लीजिए। ऐसा है अंजना जी, सुधांशु जी कुछ शब्दों का चयन करते करते कह गए इधर उधर के टुकड़े लोग जोड़ रहे हैं। भाई आप भी कुछ टुकड़े जोड़ लीजिए। क्या हो रहा है आरएलडी के साथ, क्या हो रहा है जेजेपी के साथ, क्या हो रहा है जेडीयू के साथ, क्या हो रहा है एलजेपी के साथ, क्या हो रहा है जेडीएस के साथ? अरे 38 का कुनबा तो आपने भी जोड़ा है। आप भी तो अपनी कोई सीट वीट शेयरिंग करते हुए दिखाइए। सुनने में आ रहा है बड़ी टक्कर मची हुई है, उस पर भी 2 शब्द बोलिए। अंजना जी, आपने मुझसे पूछा कि बिहार में जो एक यूनिटी ऑफ जो ऑपोजिशन थी, इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी, उसके तहत जीत हुई। देखिएगा इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव, और ये मैं किसी कारण से कह रही हूं, उत्तर प्रदेश का चुनाव कोई अकेला किसी खो में रहकर चुनाव नहीं होने जा रहा है, पूरे देश में चुनाव होगा। जिन किसानों को आप नक्सलवादी और आतंकवादी कह रहे हैं, जिन किसानों पर आप ड्रोन से ढूंढ कर आंसू गैस के बम के गोले छोड़ रहे हैं, जिस 7वें किसान की आज शहीदी हुई है वहां पर, जिस 21 साल के शुभकरण सिंह की हरियाणा की पुलिस की बर्बरता से हत्या हो गई, आज मुद्दा यह है कि सत्यपाल मलिक जो यूपी का बेटा है, जब वो खड़ा होकर आपसे सवाल पूछता है तो आप उसके यहां रेड करा देते हैं। आज सवाल यह है कि किसानों को एनएसए के लॉ सेट के अंतर्गत मुकदमा किया जाएगा और उनके घर पे कुर्की के कागज लगाए जाएंगे, ढूंढ कर उनको पीटा जाएगा, बोरियों में भर के उनको हरियाणा की पुलिस ले जाएगी। अंततोगत्वा ये सारी बातें एक तरफ है, असलियत यह है कि इस देश के जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भाजपा हटाना चाहती है। आप एक नहीं, आप 100 बार बूथ मैनेज कर लीजिए, जब जनता बदलाव करना चाहती है तो उखाड़ फेंकती है, ये याद रखिएगा आप। और यही होगा इस बार। किसानों के खिलाफ जो आप कर रहे हैं, जो बेरोजगारों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, और जो इस देश में लोकतंत्र की आपने त्राहिमाम मचा दिया है। मैं 2 चीजें इस पर बोलना चाहती हूं और ये बोलनी जरूरी है, 30 सेकंड में ये बात मैं बोल के खत्म कर लूंगी। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट कहता है इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो बिल्कुल खराब चीज है, लोकतंत्र के लिए खतरा, उसको खत्म किया जाए। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में महज 36 वोट में आपकी सारी असलियत खुल के सामने आ गई, सबको पता चल गया अनिल मसीह का मसीहा कौन था। असलियत एक ये भी है कि कल आपकी प्रवक्ता ने, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने खुलासा किया कि उनके ऊपर बीजेपी ने कितना प्रेशर बनाया कि आप इंडिया गठबंधन में ना रहिए। आप इन सब चीजों से कुछ लोगों को डरा सकते हैं, कुछ लोगों को धमका सकते हैं। देश की जनता के सामने इस समय आप मोर्चा लेके खड़े हैं। कोई भी सरकार किसानों के साथ बर्बरता कर कोई चुनाव नहीं जीत सकती है, यह बात मैं डंके की चोट पर कहती हूं। और इसके लिए आप मुझे जरूर 2024 के चुनाव के बाद बुलाइएगा और इस स्टूडियो में लताड़िएगा। कोई भी सरकार किसानों के खिलाफ षड्यंत्र रच के नहीं जीत सकती। अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे या नहीं सुप्रिया जी? खबर ये आ रही है कि रायबरेली सेफर सीट जो है राहुल गांधी को दी जा सकती है और प्रियंका जी लड़ सकती हैं अमेठी से। कुछ बताइए, आप तो सोशल प्लेटफॉर्म्स की भी चेयरपर्सन है कांग्रेस पार्टी में। मैं बिल्कुल सोशल प्लेटफॉर्म्स की चेयरपर्सन हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी
ये हैसियत या ये वो है कि मैं उन लोगों से पूछूं आप कहां से लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये नेतृत्व, ये खड़गे जी का डिसीजन होगा, ये राहुल जी का डिसीजन होगा, ये प्रियंका जी का डिसीजन होगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट को और राहुल जी को जो ठीक लगेगा वो जरूर करेंगे। मैं एक बात लेकिन आपको वाउच करके कह सकती हूं 20 सेकंड में, जिन 7 दिनों में चंदौली से लेके वाराणसी और उसके बाद प्रयागराज, प्रतापगढ़, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, कानपुर में जो मैंने देखा वो अभूतपूर्व था और उससे सरकार हिली हुई है और उसके चलते मुझे लगता है बड़ा बदलाव होने वाला है। सुधांशु जी थोड़ा सा और इंतजार करिए। शशि जी, लेकिन अगर एक मतलब हार्डकोर पॉलिटिशियन के तौर पर राहुल गांधी को तो अमेठी में उनको फाइट बैक तो करना चाहिए इस बार, आपकी क्या राय है बतौर पत्रकार? बतौर भारतीय नागरिक, बतौर उत्तर प्रदेश का मतदाता, मुझे लगता है कि राहुल गांधी को वहां से लड़ना चाहिए। उनकी सीट है, उनके पिताजी की सीट रही है और उन्हें वहां आजमाना चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं तो यही कहूंगा, मुझे इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है कि उनको अमेठी से जरूर लड़ना चाहिए और अपना दमखम दिखाना चाहिए। और अगर रायबरेली से लड़े तो? अब ये उनकी मर्जी है, लेकिन आपने मेरी एक सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दे दिया और वो मेरी इच्छा है, कोई माने या न माने उससे क्या होगा। सुधांशु जी अब आप जवाब दीजिए सुप्रिया जी की हर बात का। वो कह रही है जो किसान जिनके खिलाफ है उसको कभी आशीर्वाद नहीं मिले। ठीक है, एक सेकंड सुप्रिया जी 10 सेकंड मांग रही है, सिर्फ रुक जाइए। अंजना जी 10 सेकंड बोलिए हाँ बोलिए सुप्रिया जी 10 सेकंड, क्योंकि बस 10 सेकंड, क्योंकि है। आपने अमेठी का नाम ले लिया तो जो अमेठी की सांसद हैं, जो महंगाई और महिलाओं पर चुप हो जाती हैं, सांप सूंघ जाता है, सिर्फ राहुल गांधी का नाम सुनते ही जग जाती है, वो अमेठी के दौरे पर थी। उस दौरे में लोगों से बोल रही थी, किसी ने आके बोला कुछ मिल नहीं रहा है लाभ, कहने लगी तुम्हारे सोने के बुंदे, तुम गरीब कहाँ हो। दुकानदारों ने कुछ दिक्कत बताई, कहने लगी ये कैमरे हमारे दिखाएंगे वही जो हम चाहेंगे। किसी और ने कुछ कहा। तो ऐसे धमकाने से अगर आपको लगता है कि लोग जीत जाएंगे, आप बड़े बड़े मकान बना सकते हैं, दिल बनाना होता है लोगों के घर में, सुधांशु जी जवाब बनाना होता है लोगों के दिल में। सुधांशु जी जवाब दीजिए, अमेठी से ही शुरू कीजिए। देखिए, मुझे इस बात से प्रसन्नता हुई कि सुप्रिया जी ने उत्तर प्रदेश के अलावा सब विषय में बोला। वो दिल्ली चली गई, पंजाब चली गई, आम आदमी पार्टी के बचाव में चली गई और स्वामीनाथन जी पे बात किया। मतलब साफ है कि अब डिबेट में भी उत्तर प्रदेश पर बात करने के हालात बहुत कमजोर हो गए हैं। और मैं कहना चाहता हूं, रत्ती भर भी विश्वास होता इन लोगों में तो ये किसानों से जाके कहते 100 दिन की बात है, रुक जाओ, हमारी सरकार आने वाली है, हम सब ठीक कर देंगे। पर इनको भी पता है आएगा तो मोदी ही, इसलिए सिर्फ आकर यहां पर बात करनी है। हकीकत इनको भी पूरी तरीके से पता है। अच्छा, जहां तक अमेठी की बात है, ये इनका निर्णय, मैं मानता हूं इनकी पार्टी का निर्णय, इनकी पार्टी का जो भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी, इलेक्शन कमेटी होगी वो निर्णय लेगी। मगर हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। साहब, स्मृति ईरानी ने हरा दिया। सोचिए, वो अमेठी रायबरेली जो कभी नहीं हारे 1977 के अलावा। मैं अंजना जी बताना चाहता हूं, जो दोनों पार्टियां मिली हैं, अभी जैसे बात आई कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उनके पिताजी वहां से लड़ते थे। देखिए दोनों लड़कों ने कहां पहुंचाया अपनी पार्टी को। राजीव गांधी जी 400 की मेजॉरिटी तक लाए थे, राहुल गांधी जी 44 पे ले आए। मुलायम सिंह जी ने 1989 में पार्टी खड़ी की और कितने प्रकार के राजनीतिक कौशल दिखाए। पहले चौधरी अजीत सिंह को झटक के सीएम बने, फिर वीपी सिंह का साथ लिया, फिर वीपी सिंह को झटक के चंद्रशेखर जी के पास गए, फिर काशीराम जी को लिया, फिर काशीराम जी को झटका दिया और अंततः सबको झटकते हुए वो 2012 में अपने दम पर स्पष्ट बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में सपा के ले आए। अगले चुनाव में अखिलेश जी को बनाए, 57 पे ले आए। तो अब आप दोनों समझ सकते हैं कि दोनों की क्या क्षमता है। दोनों कुल गौरव, कुल कमल दिवाकर ने किस प्रकार का अपना गौरवान्वित किया है। तो मुझे लगता है उसको समझने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता उनकी क्षमता और इतिहास दोनों को समझती है। अब तो दिन कम हो रहे हैं, अब तो पहले 100 दिन की बात हो रही थी, अब तो 90 से भी कम दिन बचे हैं, उसके बाद फैसला आ ही जाएगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।